हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप सभी लोग लाइव और चैट पे आ जाए, जल्दी जल्दी लाइव और चैट पे आ जाएं आप लोग। और आज का टॉपिक, आशीष नमस्ते, नमस्ते, रचना गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज का टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है। हालांकि ये टॉपिक तो है करंट का, लेकिन इस टॉपिक को मैंने आज इसलिए रखा है क्योंकि ये पॉलिटी के साथ साथ आईआर को भी कवर करेगा। और एक पेपर 3 में, जीएस पेपर 3 में इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी भी टॉपिक है, उसको भी ये कवर करेगा। तो ये जो टॉपिक है, ये आप लोगों का समसामयिक घटना से संबंधित ही टॉपिक नहीं है, बल्कि इसको पॉलिटी के साथ भी पढ़ना है, इंटरनेशनल रिलेशन में भी इसका अध्ययन करना होगा, और साथ ही साथ इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पर भी इसको ध्यान में रखकर पढ़ना होगा। कन्फर्म है। इस टॉपिक को लेकर जो आज हम लोग चल रहे हैं, इस टॉपिक का उद्देश्य मेरा पढ़ाने का यही था। नहीं तो करंट का भी क्लास मेरे यहाँ चल ही रहा है। और इतना ध्यान रखना कि ये 2024 का यूपीएससी के मुख्य परीक्षा में प्रश्न मुझे लगता है कंफर्म बनेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लाइमेट चेंज एंड आर्टिकल 21। आज का जो मेरा टॉपिक है क्लाइमेट चेंज एंड आर्टिकल 21। अभी इस चर्चा का विषय था कि सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय खंडपीठ ने जो डिसीजन दिया है, वो डिसीजन में कहा है कि जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने का अधिकार है जनता को, जो कि अनुच्छेद 14 और 21 के साथ पढ़ा जाना चाहिए। अनुच्छेद 14 और 21 के साथ पढ़ा जाना चाहिए। कन्फर्म हुआ कि जो जलवायु परिवर्तन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, उससे मुक्त होने का अधिकार प्रत्येक नागरिक का, प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। और अनुच्छेद 14 और 21 का विस्तार के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने देखा है, जो कि आप लोगों ने सुना होगा, काफी चर्चा का विषय था। कन्फर्म हुआ। तो आज इसी मुद्दे को लेकर हम लोग क्लास शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। आप लोगों ने भी इसके बारे में सुना होगा। और मैंने कहा कि अभी मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में जब आईआर का क्लास लिया था, तो कोप 28, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 का जो सम्मेलन हुआ है यूएई, कहां, दुबई में, उस कोप 28 में भी जलवायु परिवर्तन की ही बात किया गया है। कन्फर्म हुआ। और इसी में नेट जीरो की बात किया गया है। क्लाइमेट परिवर्तन जो कोप 28 का सम्मेलन हुआ है, उसमें नेट जीरो का भी बात किया गया है। आप लोगों ने सुना होगा नेट जीरो। नेट जीरो का मतलब होता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेज, एक तरफ वातावरण में ग्रीन हाउस गैसेज छोड़ी जा रही है, और दूसरी तरफ ग्रीन हाउस गैसेज को कम करने का भी प्रयास कर रहे हैं। एक तरफ ग्रीन हाउस गैस वातावरण में छोड़ी भी जा रही है, और दूसरी तरफ उसको कम करने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो इन ग्रीन हाउस गैसेज को संतुलित करना ही नेट जीरो कहलाता है, जो कि 2029 तक इसको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रखने का लक्ष्य रखा गया है। नेट जीरो का मतलब होता है 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रखने का लक्ष्य है, 2029 तक की बात किया गया है। कन्फर्म हुआ। इसका मतलब ग्रीन हाउस से जो गैस है, उनको इस प्रभाव को कम करना है। एक तरफ छोड़ भी रहे हैं, एक तरफ कम करने की बात कर रहे हैं, तो उनके बीच संतुलन स्थापित कर लेना नेट जीरो कहलाता है, जो कि पेरिस समझौते में लिखा हुआ है। और कई देश पेरिस समझौते के तहत एग्रीमेंट कर चुके हैं, साइन कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये आप लोगों को आईआर पर भी ध्यान देना है, ये आपको इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के पार्ट के रूप में भी देखना है। पॉलिटी का पार्ट तो ये, चूंकि अनुच्छेद 14 और 21 जैसे आया, तो पॉलिटी के पार्ट के रूप में तो आ ही गया। इसका मतलब ये आप लोगों को 3 टॉपिक को कवर कर रहा है। कन्फर्म हुआ। तो ये जो डिसीजन आया है, ये डिसीजन अभी आया है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय खंडपीठ का डिसीजन आया है। कन्फर्म। और आया किस संदर्भ में है, आया भी किस संदर्भ में, सभी लोग जानते होंगे। एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी,
जिसे हम लोग गोणावर्ण पक्षी कहते हैं, उसकी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है, जो कि लगभग जो इन प्रेजेंट टाइम है वो 100 के आसपास है। अब अगर पक्षियों की संख्या कम होगी तो वायु प्रदूषण बढ़ेगा, कंफर्म हुआ, वायु प्रदूषण तो बढ़ेगा। आप लोग सुना होगा कि जो रतन टाटा हैं, ये लोग पारसी समुदाय से आते हैं, और पारसी समुदाय में जब पारसी समुदाय के लोगों की जब मृत्यु होती थी तो उनके शरीर को न तो दाह संस्कार किया जाता था और न ही उनको दफनाया जाता था, बल्कि एक खुले में उनको एक स्थान डिसाइड कर लिया जाता है, वहां डेड बॉडी को रख दिया जाता था ताकि पक्षी उसको खा सके। लेकिन चूंकि अब पक्षियों की संख्या ही कम है, पक्षी है ही नहीं, तो उसको डाइजेस्ट कैसे कर पाएगा कोई, वो कैसे खत्म हो पाएगा? तो उससे क्या होगा, वायु प्रदूषण होगा। इसलिए उन्होंने दफनाने के स्थान पर जलाने का काम कर दिया है, दाह संस्कार करना शुरू कर दिया। इसका मतलब पक्षियों से भी, पशु जीव जंतुओं से भी, जानवरों से भी कहीं न कहीं वायु प्रदूषण कम होता है। इसका मतलब इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, कंफर्म है। ये पक्षी विलुप्त होता जा रहा है। लगभग इसकी संख्या भारत में कितनी है, जो किताब में लिखा, लगभग इसकी संख्या 100 है। इसका मतलब है कि विलुप्त पक्षी होता जा रहा है। इस सिलसिले में एक जनहित याचिका दायर हुई थी। एक वन्य जीव संरक्षण कार्यकर्ता है जिसका नाम है एम के रणजीत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है। तो उस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 के साथ जोड़ा है, क्योंकि अनुच्छेद 21 में जीवन जीने का अधिकार है, और जीवन जीने के अधिकार में स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी आता है। स्वच्छ पर्यावरण प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। स्वच्छ पर्यावरण प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। इसका मतलब है कि जीवन जीने में स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार आता है। बिना स्वच्छ पर्यावरण के आर्टिकल 21 बेकार है। इससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट स्वच्छ पर्यावरण को अनुच्छेद 21 का विस्तार माना जीवन जीने के अधिकार के साथ जोड़ा है कि स्वच्छ पर्यावरण प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। ये पहले ही सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका था। तो इसी सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है। अब इसको आगे आप लोग देखना कि अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 के रूप में अध्ययन करना होगा, क्योंकि ये मौलिक अधिकार के रूप में परिभाषित कर दिया। अनुच्छेद 21 जीवन जीने का अधिकार है, राइट टू लाइफ है, जीवन जीने का अधिकार है, और जीवन जीने के अधिकार के साथ इसको जोड़ा। और अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का अधिकार, अविधियों के समान संरक्षण की बात करते हैं, तो विधि के समक्ष समानता का अधिकार, कानून की नजर में सभी नागरिक एक समान है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, सब कानून की नजर में बराबर हैं। लेकिन जब क्लाइमेट चेंज होता है तो कभी बाढ़ आता है, कभी सूखा पड़ता है, जिससे कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो खाद्य आपूर्ति में भी कमी आ जाती है, खाद्य आपूर्ति में भी, सप्लाई में भी कमी आ जाती है। तो इसका प्रभाव गरीबों पर पड़ता है, जनजातियों पर पड़ता है, महिलाओं पर पड़ता है, बजाय समृद्ध समुदाय के, जबकि कानून के समक्ष सभी नागरिक एक समान है। ये सारी बातों को लेकर जोड़ा है और ये मौलिक अधिकार बताया है। और सभी लोग जानते हैं कि मौलिक अधिकार राज्य के लिए बाध्यकारी है, राज्य के लिए बाध्यकारी है, राज्य के विरुद्ध अधिकार है मौलिक अधिकार। तो अगर ये नहीं करेगा तो फिर नागरिक सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। ये आज का मुद्दा आप लोगों के सामने आया हुआ है। ठीक है, सभी लोग ज्वाइन कर लिए। बहुत तो ये टॉपिक को लेकर के आज आप लोगों के सामने मैं हूं। मैं इसको बाकायदे, चूंकि मेंस में पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, और जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 21 को जीवन जीने के अधिकार से जोड़ा है, जो कि मौलिक अधिकार है। ऐसा विश्व का पहला देश भारत है, ऐसा अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश भारत है, ध्यान रखिएगा। और जो कोप सम्मेलन हुआ 28 जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में, जो पेरिस समझौता है, पेरिस जो समझौता है, उसमें जो भी देश हैं उनके लिए एक भारत मिसाल भी बनेगा कि उन्हें भी अपने देश में नागरिकों को मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखना चाहिए। ऐसा मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखने वाला विश्व का पहला देश भारत है। इसका मतलब जो कोप 28 सम्मेलन होता है जो क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में, और उसमें जो भी देश हैं, उन देशों के लिए जो पेरिस समझौता है, उनके एग्रीमेंट साइन किए हैं, उन देशों के लिए भारत क्या बनेगा? तो बोलो मिसाल बनेगा।
भारत उनके लिए एक आदर्श भी बन सकता है। तो इसको हम लोग समीक्षात्मक भाषा में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यही आज का मुद्दा है, इसको आप लोग देखना, तो आईआर के संदर्भ में भी देखना है और आपको पॉलिटी के संदर्भ में भी देखना है और आप लोग इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के संदर्भ में भी इसको देखना होगा, ठीक है। तो दो तीन टॉपिक के रूप में इसको देखना होगा। नेट जीरो समझ में आया आप लोगों को? नेट जीरो क्या है ये समझ में आ गया आप लोगों को? नेट जीरो, नेट जीरो की बात हम लोग करते हैं, इसका मतलब है, नेट जीरो का मतलब क्या होता है? नेट जीरो काफी चर्चित विषय है, आईआर में हम लोग देखते हैं। नेट जीरो का मतलब है कि ग्रीन हाउस गैस छोड़ रहे हैं और दूसरी तरफ ग्रीन हाउस गैस को कम करने का प्रयास भी कर रहे हैं, तो इनके बीच संतुलन स्थापित करना नेट जीरो कहलाता है, जो कि 2029 तक ये तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रखने का अनुमान है कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। कंफर्म, इसी को हम लोग नेट जीरो के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे? नेट जीरो के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो एक तरफ ग्रीन हाउस गैस से बढ़ भी रहा है, छोड़ भी रहे हैं, तो कम करने का भी प्रयास कर रहे हैं। इन दोनों के बीच संतुलन स्थापित कर लेना नेट जीरो कहलाता है, जो कि 2029 तक हमको कितना करना? 1.5 डिग्री सेल्सियस तक करना है तापमान। उससे आगे चला जाएगा तो समझ सकते प्रॉब्लम आ जाएगी। कंफर्म हुआ? प्रॉब्लम आ जाएगी, ध्यान रखना है, ये सब चीजों को ध्यान रखना है। और कार्बन बजट भी होता है, नाम सुना होगा आप लोगों ने, कार्बन बजट। कार्बन बजट नाम सुना होगा आप लोगों ने, तो कार्बन बजट भी हमारे यहां है, ठीक है ना। तो इस सारी चीजों को आप लोगों को देखना है। तो क्या आप लोगों को इस संदर्भ में लिखना भी है, क्योंकि मैं एनालिसिस कराऊंगा, क्योंकि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि अगर इसको मौलिक अधिकार की श्रेणी में रख रहा है तो देश की औद्योगिक विकास में विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि सरकार के द्वारा कई ऐसी परियोजनाएं चलाई जा रही है जो कि विकास में एक बाधक हो सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो ऐसी स्थिति में हमारे औद्योगिक विकास के लिए एक बाधक भी है, ध्यान रखना है। तो फिर क्या किया जाए? तो औद्योगिक विकास का अगर बाधा, तो मौलिक अधिकार जब भी आप लोग पढ़ते हैं तो उसमें युक्त निर्बंधन भी पढ़ते हैं। हमारे संविधान की एक खासियत यह है कि एक और अधिकार देता है, एक और अधिकार देता है, तो दूसरी ओर समय परिस्थिति दशाओं को ध्यान में रखकर उसको छीना भी जा सकता है, सीमित भी किया सकता है, समाप्त भी किया सकता है। उसे युक्त निर्बंधन कहते हैं। जैसे अनुच्छेद 19 में आपको विचार एवं अभिव्यक्ति की आजादी दिया है, लेकिन अनुच्छेद 19 सब क्लास 2 में युक्त निर्बंधन भी तो दिया गया है। इसका मतलब जो भी हमारे यहाँ मौलिक अधिकार है उसके हर मौलिक अधिकार देखे होंगे युक्त निर्बंधन की व्यवस्था की गई है। इसका मतलब अगर इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी में लागू करते हैं तो आपके मन में जरूर ये बात होगा कि फिर ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का कहीं न कहीं देश के औद्योगिक विकास में बाधक हो सकता है, क्योंकि कई ऐसी परियोजनाएं चल रही है जिसमें जीवाश्म ईंधन की बात हम लोग उपयोग कर रहे हैं, यानी कोयला का उपयोग कर रहे हैं, गैस का उपयोग कर रहे हैं, तेल का उपयोग कर रहे हैं, पेट्रोल का उपयोग कर रहे हैं, तो जीवाश्म ईंधन कहते हैं इसको हम लोग। कंफर्म हुआ? इसका मतलब है कि औद्योगिक विकास में बाधक हो सकता है। लेकिन हमारे संविधान की खूबसूरती क्या है कि एक तरफ अधिकार देता है तो दूसरी तरफ युक्त निर्बंधन के तहत उसको प्रतिबंधित भी किया सकता है। कहां तक उसको प्रतिबंधित कर सकते हैं ये भी आप लोग समय परिस्थिति दशाओं को ध्यान में रखकर उसको प्रतिबंधित भी किया सकता है। इसलिए जब समीक्षा करेंगे तो दोनों व्यवस्था हमारे पास है, अधिकार भी है और अधिकार कहां तक लागू होगा समय परिस्थिति दशाओं को ध्यान में रखकर उसको हम रोक कर सीमित भी किया सकता है, समाप्त भी किया सकता है। दोनों की सुंदरता हमारे यहाँ है। तो एक तरफ हमको अपने क्लाइमेट की भी बात करना है, दूसरी तरफ नागरिकों के मौलिक अधिकारों को भी देखना है, देश के औद्योगिक विकास को भी देखना है और दूसरे मौलिक अधिकारों को भी देखना है। तो ये सारी चीजें एक समीक्षात्मक भाषा में होगा तो मैं आप लोगों को कंप्लीट समझा भी दूंगा, लिखा भी दे रहे हैं, ताकि आप लोगों को मेंस में आंसर लिखने में कहीं कोई समस्या ना आए। कंफर्म हुआ? मेंस का आंसर लिखने में कहीं कोई समस्या ताकि आप लोगों को ना आए, ठीक है। तो मैं इसको आप लोगों को लिखा देता हूं। तो हेडिंग डाल लिए, क्लाइमेट चेंज एंड आर्टिकल 21। कंफर्म? क्लाइमेट जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध अधिकार को अनुच्छेद 21 का विस्तार माना है, जो कि अनुच्छेद 21 में जीवन जीने का अधिकार है और स्वच्छ पर्यावरण प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। इसका मतलब है कि जलवायु परिवर्तन
भारतीय संविधान का एक हिस्सा बनाने जा रहा है। कन्फर्म हुआ कि स्वच्छ पर्यावरण प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। इसलिए जब हम लोग स्वच्छ पर्यावरण की बात करते हैं, ध्वनि प्रदूषण की भी बात करते हैं, वायु प्रदूषण की भी बात करते हैं, जल प्रदूषण की बात कर रहे हैं। जल प्रदूषण को, यानी जल प्रदूषण के लिए आप लोग सभी लोग देखते हैं, नदियों की सफाई की बात हो रही है, नमामि गंगे परियोजना चलाया भारत सरकार ने। ध्वनि प्रदूषण के लिए आप लोग सभी लोग जानते हैं कि रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक पब्लिक प्लेस पर लाउड स्पीकर नहीं चला सकते हैं। इतने डेसिबल से ज्यादा आप लाउड स्पीकर नहीं चला सकते हैं। वायु प्रदूषण के संदर्भ में देखेंगे सुप्रीम एनजीटी कितना एक्टिव है, एनजीटी कितना एक्टिव है। इसके लिए बाघ बचाओ परियोजना भी हमारे चल रहा है। 100 मीटर के दायरे में, पब्लिक प्लेस के 100 मीटर के दायरे में, सार्वजनिक स्थान के 100 मीटर के अंदर आप लोग सभी लोग जानते हैं, स्कूल है, पब्लिक प्लेस जो भी है, धूम्रपान निषेध कर दिया गया है। ये सारे वायु प्रदूषण के अंतर्गत आते हैं। इससे जलवायु परिवर्तन प्रभाव पड़ता है, ग्रीन हाउस गैसेज का प्रभाव पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव पड़ेगा, अमोनिया का प्रभाव पड़ेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं तापमान बढ़ेगा, जिसे आप लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, वैश्विक तापन की बात करते हैं। और वैश्विक तापन का क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ा? कभी देखते हैं अगर ठंडी में गर्मी लगने लगता है, गर्मी में ठंडी लगने लगता है, बिन बारिश के बारिश हो जाता है, जब बारिश होना चाहिए तो बारिश नहीं होता है। इसका तो कभी सूखे की स्थिति आ जाती है, कभी हमारे यहाँ इतना बारिश है तो बाढ़ की स्थिति आ जाती है, खाद्यान्न संकट की स्थिति आ जाती है, खाद्यान्न संकट की स्थिति आ जाती है। इसलिए वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है कि 2030 तक 10 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे और चले जाएंगे। भारत सरकार का क्या आंकड़ा मुझे पता नहीं है, वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा है 10 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे चले जाएंगे 2030 के अंदर, क्योंकि उनका माइग्रेशन होगा, उनका माइग्रेशन। ये ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ेगा? समृद्ध लोगों पर नहीं पड़ेगा। समृद्ध लोगों के यहाँ एसी चल रहा है, समृद्ध लोगों के पास जब ठंड ज्यादा होता तो ब्लोवर चलता है, उनके पास सारी सुविधाएं हैं। ये प्रभाव किस पर पड़ेगा? गरीब लोगों पर, जनजातीय लोगों पर, महिलाओं पर, गरीबों पर, जबकि उनको भी कानून के समक्ष समानता का अधिकार सभी को है, उनको भी जीवन जीने का अधिकार है। इसका तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का जो अटैक है वो समृद्ध के लिए नहीं है, गरीबों के लिए, जनजातियों के लिए, महिलाओं के लिए है, क्योंकि उनको भी उतना ही अधिकार है जितना समृद्ध को अधिकार है। ये सारी चीजों को लेकर के हम लोग मेंशन करने जा रहे हैं। तो लिखिएगा, लिखा दें सभी लोगों को, लिखा दिया जाए, लिखा दिया जाए सभी लोगों को ना, अब कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए तो लिखिएगा, वन्य जीव संरक्षण कार्यकर्ता, वन्य जीव संरक्षण कार्यकर्ता, वन्य जीव संरक्षण कार्यकर्ता, वन्य जीव संरक्षण कार्यकर्ता यमके रणजीत सिंह, यमके रणजीत सिंह बनाम भारत संघ 2024 में, यमके रणजीत सिंह बनाम भारत संघ 2024 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनता को संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 21 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 14 में कन्फर्म है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार, कानून की नजर में सभी नागरिक एक समान हैं, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, महिलाएं हो, जनजाति हो, कोई भी हो। अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 21 जीवन जीने का अधिकार है। अनुच्छेद 21 के तहत जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से मुक्त होने का अधिकार है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से मुक्त होने का अधिकार है, मुक्त होने का अधिकार है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के विरुद्ध, जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के विरुद्ध, जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के विरुद्ध अधिकार एवं स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के विरुद्ध अधिकार एवं स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पैराग्राफ चेंज। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि आपको जीवन जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं है। हमें जीने का अधिकार दिया है संविधान ने, मरने का अधिकार नहीं दिया है। इसका मतलब है कि आज तक मौलिक अधिकार को परिभाषित तो नहीं किया गया है, लेकिन मौलिक अधिकार का संबंध मानवाधिकार से है। मौलिक अधिकार बराबर मानवाधिकार, और जिस मानव की बात कर रहे हैं वो मानव सजीव है। निर्जीव को हम लोग मिट्टी बोलते हैं। जब इस शरीर से श्वास निकल जाता है तो शरीर मिट्टी हो जाता है, और गांव की भाषा में हम लोग बोलते हैं कि मिट्टी देने गए थे। किसी के दाह संस्कार में जाता तो बोलता मिट्टी देने गए, तब तो ये मिट्टी है। इसका मतलब मौलिक अधिकार का संबंध मानवाधिकार से है, और जिस मानव को मानव बोला गया वो मानव सजीव है। निर्जीव को मानव नहीं बोलते, निर्जीव को डेड बॉडी बोलते, मिट्टी बोलते हैं। तो जिन चीजों से ये मेरा शरीर सजीव से निर्जीव हो सकता हो, वो सारे अधिकार मेरे मौलिक अधिकार हैं। जिन चीजों से ये मेरा शरीर सजीव से निर्जीव हो सकता हो, वो सारे अधिकार मेरे मौलिक अधिकार हैं, और उनको अनुच्छेद 21 में शामिल किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 21 में जीवन जीने के अधिकार में शामिल किया गया है। इसीलिए जिन चीजों से मेरा शरीर सजीव से निर्जीव हो सकता हो, वो सारे अधिकार मेरे मौलिक अधिकार हैं, और उन अधिकारों को अनुच्छेद 21 में जोड़ दिया, उन्हें अनुच्छेद 21 का विस्तार मान लिया गया है। कंफर्म हुआ? इसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारे मौलिक अधिकार जो आर्टिकल 21 में है, आर्टिकल 21 में है। शिक्षा मौलिक अधिकार है। कंफर्म हुआ? स्वास्थ्य, स्वास्थ्य हेल्थ मौलिक अधिकार है। इसीलिए मान लीजिए कहीं कोई जा रहा था और एक्सीडेंट हो गया, तो अगर उसको त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा दिया जाए तो जीवित हो सकता है, उसका जीवन बच सकता है। इसलिए त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है, प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। स्वच्छ पर्यावरण प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। सम्मान एवं गरिमा के साथ जीवन जीना प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। प्राण प्रतिष्ठा, जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक प्रतिष्ठा की आवश्यकता होती है, तब तक प्रतिष्ठा की आवश्यकता जब तक इस शरीर में प्राण है। जिस दिन शरीर से प्राण छूट जाएगा उस दिन कोई प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है। तो कब तक प्रतिष्ठा है? कब तक प्रतिष्ठा की आवश्यकता? जब तक आपके शरीर में प्राण बचा हुआ है। इसलिए प्राण प्रतिष्ठा हम लोग करते हैं। और मैंने आपको कई बार बोला होगा कि किसी भी देवी देवता की मूर्ति आप लोग लाते हैं तो उसको तब तक पूजा नहीं करते जब तक ब्राह्मणों के द्वारा, पंडितों के द्वारा मंत्रोच्चार के माध्यम से उसका प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर दिया जाता है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद उसको हम लोग सजीव मान लेते हैं। इसलिए अगर कोई देवी की मूर्ति लाए हैं आप लोग तो उसको बाकायदे 16 श्रृंगार कराते हैं, बाकायदे सारे श्रृंगार उसको कराते हैं। क्यों कराते हैं? क्योंकि उसको अब सजीव मान चुके हैं, इसलिए प्रतिष्ठा चाहिए। तो प्रतिष्ठा क्या कब तक है? जब तक है शरीर में प्राण है। इसीलिए स्वच्छ पर्यावरण प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो जलवायु परिवर्तन से प्रतिकूल प्रभावों के विरुद्ध अधिकार एवं स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार को एक दूसरे के पूरक माना है, एक ही सिक्के के दो पहलू माना है। तो स्वच्छ पर्यावरण प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि कई बार हमारे यहां पराली जैसे जलाते हैं, उससे वायु प्रदूषण बढ़ता है।
दीपावली में आप लोग देखो पटाखा फोड़ते हैं, उससे वायु प्रदूषण बढ़ता है, श्वास लेने में दिक्कत होती है। इसका मतलब है कि हवा में क्या है? प्रदूषण है, हवा में प्रदूषण है, कन्फर्म हुआ। अब इसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ेगा, जबकि स्वच्छ पर्यावरण प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। इसलिए कोर्ट ने बैन लगाया कि 10 बजे के बाद भाई पटाखा ना फोड़ा जाए, 10 बजे के बाद पब्लिक प्लेस पर, सार्वजनिक स्थान पर लाउड स्पीकर ना चलाया जाए। कन्फर्म हुआ। बहुत सारी चीजों को जोड़ा है, तो उसी में एक क्रम, एक नया विस्तार कर दिया है। जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध अधिकार एवं स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार को एक ही सिक्के के पहलू, दो पहलू माना है। पर एक चेंज करके लिखेगा, जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार भारतीय संविधान का एक हिस्सा है, भारतीय संविधान का एक हिस्सा है, तथा जलवायु परिवर्तन से हुई प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा, जलवायु परिवर्तन से हुई प्राकृतिक आपदा। आप लोगों को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पेपर 3 में डिजास्टर मैनेजमेंट भी है। कई प्राकृतिक आपदाएं क्लाइमेट चेंज के कारण हो रही है। ग्रीन हाउस गैसेस का प्रभाव ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव ज्यादा है, ओजोन इफेक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं। तो कई ऐसे दुष्प्रभाव हैं जो क्लाइमेट चेंज के कारण होता है। जैसे कई बार बाढ़ आ जाता है, कई बार सूखा पड़ गया, कोरोना महामारी आया था। कोरोना महामारी ठीक है, लेकिन था तो वायु प्रदूषण से ना, था तो वायु से। इसका मतलब है कि इसलिए मास्क लगाते थे आप लोग, याद होगा कि मास्क लगाते थे, क्योंकि वायरस कहां फैलेगा? वातावरण में फैलेगा, वातावरण से हमारे शरीर में आएगा। तो एक व्यक्ति श्वास लेगा तो दूसरा श्वास लेगा, तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वायरस ट्रांसफर हो सकता है। यही तो कोरोना महामारी था। इसका मतलब ये भी जो महामारी था, ये भी तो एक प्रकार से वातावरण से फैलने वाला ही था ना, वातावरण से फैलने वाला था। फिर आप लोग देखेंगे कि क्लाइमेट जैसे चेंज होता था, कभी ये कोरोना महामारी में आप लोग देखेंगे, कोरोना पर जब आया तो कई बार आप लोग देखेंगे कि ये पीक पॉइंट पर चला जाता था, एकाएक केसेस ज्यादा हो जाते, एकाएक केसेस कम हो गई, कन्फर्म हुआ। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वातावरण का प्रभाव पड़ता था। तो लिखेंगे, जलवायु परिवर्तन से हुई कई प्राकृतिक आपदा, जैसे सूखा, बाढ़ से फसल खराब होने के कारण, सूखा कामा लगाइए, बाढ़ से फसल खराब होने के कारण खाद्य आपूर्ति की कमी, खाद्य आपूर्ति की कमी, कामा लगाइएगा, कोरोना जैसी बीमारियों में वृद्धि, कोरोना जैसी बीमारियों में वृद्धि एवं बढ़ते वायु प्रदूषण से, बढ़ते वायु प्रदूषण से अनुच्छेद 21 के तहत, अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार प्रभावित होता है, जीवन का अधिकार प्रभावित होता है। साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन से, जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न ये समस्याएं, जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न ये समस्याएं विस्थापित लोग, जो माइग्रेटेड लोग होते हैं, विस्थापित लोग, विस्थापित लोग, जनजातीय, जो लोग जंगलों में रहते हैं, जनजातीय, महिलाएं, महिलाएं, गरीबों, गरीबों के जीवन के अधिकार के साथ
के जीवन के अधिकार के साथ अनुच्छेद 14 में प्रदत्त समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। क्योंकि जनजाति, महिलाएं एवं गरीब समुदाय समृद्ध समाज की अपेक्षा पर्यावरण पर अधिक निर्भर होता है। समृद्ध समाज की अपेक्षा पर्यावरण पर अधिक निर्भर होता है। भाई उनके पास कौन सा एसी है, उनके पास कहां ब्लोवर होगा, उनके पास फ्रिज नहीं है। बाकी जो समृद्ध समाज है उसको तो गर्मी का कोई प्रभाव नहीं, उस पर ठंडी का कोई असर नहीं पड़ता, उस पर बारिश का कोई असर नहीं पड़ता है। कन्फर्म हुआ। उस पर बाढ़ सूखे का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो कौन सा असर पड़ने जा रहा है? तो वो समृद्ध है। इसका मतलब है कि समानता का अधिकार विधि के समझ समानता का अधिकार है, तो विधि राइट रूल ऑफ लॉ, जो देश में कानून के समझ समानता का अधिकार है, तो कानून की नजर में सभी नागरिक एक समान है। सबको कानून उतना ही अधिकार देता है। संविधान सबको बराबर कर दिया है। लेकिन हमारे यहाँ गरीब और समृद्ध जो लोग, उन पर दो प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए जलवायु परिवर्तन को कहीं ना कहीं अनुच्छेद 14 के रूप में भी देखा गया। अनुच्छेद 14 के रूप में भी देखा गया। पैराग्राफ चेंज। अनुच्छेद 21 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को मान्यता देता है। जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को मान्यता देता है। जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को मान्यता देता है। वहीं अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता एवं कानून के समान संरक्षण प्राप्त होता है। कानून का समान संरक्षण प्राप्त होता है। पैराग्राफ चेंज। आप लोगों को मैंने कहा स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। स्वच्छ पर्यावरण में वायु प्रदूषण भी आता है। इसलिए आप लोग देखोगे भारत सरकार ने बाघ बचाओ कार्यक्रम शुरू किया है। आप लोगों ने नाम सुना होगा, बाघ बचाओ कार्यक्रम। और एक समय पर उसका ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी हुआ करते थे। बाघ बचाओ कार्यक्रम। दूसरी ओर हमारे यहां बहुत सारे वन्य जीव अभ्यारण्य बनाए गए हैं। सभी लोग पता होगा वन्य जीव अभ्यारण्य हमारे यहां है। बहुत सारे वन्य जीव अभ्यारण्य बनाए जा रहे हैं ताकि ये प्रदूषण को रोकते हैं। कंफर्म हुआ? तो लिखिएगा डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली, डी वाई चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच ने कहा, डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच ने कहा कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के निवास स्थान से
निवास स्थान से खोने से बचाए जाने की याचिका, खोने से बचाए जाने की याचिका, खोने से बचाए जाने की याचिका में कहा, याचिका में सुनवाई के दौरान कहा, याचिका में सुनवाई के दौरान कहा कि जलवायु परिवर्तन की अनिश्चितता से, जलवायु परिवर्तन की अनिश्चितता से प्रभावित, जलवायु परिवर्तन की अनिश्चितता से प्रभावित स्वच्छ पर्यावरण के बिना, स्वच्छ पर्यावरण के बिना जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण के बिना जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 पूरी तरह से साकार नहीं होता। अनुच्छेद 21 पूरी तरह से साकार नहीं होता, साकार नहीं होता। चलो समझा जाए। अब अगर आप लोग थोड़ा सा पॉलिटी में याद होगा तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में अनुच्छेद 48 सब क्लाज ए के तहत डीपीएसपी में पर्यावरण, जंगल एवं वन्य जीवों की रक्षा एवं उससे सुधार करने का प्रयास करेगा राज्य। यह अनुच्छेद 48 सब क्लाज ए में पढ़ते हैं ना, अनुच्छेद 48 सब क्लाज ए में जो आपने प्रावधान पढ़ता है कि राज्य पर्यावरण, जंगल एवं वन्य जीवों की रक्षा तथा उससे सुधार करने का प्रयास करेगा। ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में 76 में अनुच्छेद 48 सब क्लाज ए में डीपीएसपी में जोड़ा है कि राज्य का दायित्व है कि पर्यावरण, जंगल एवं वन्य जीवों की रक्षा में सुधार के लिए प्रयास करेगा। लेकिन चूंकि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जोड़ा गया और राज्य के नीति निर्देशक तो राज्य के लिए आदर्श है, स्वेच्छाचारी है, नैतिकता है, आचार संहिता है, लेकिन राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है। ऐसा करना राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है, ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि हमारे भारतीय संविधान में ये व्यवस्था नहीं था। अनुच्छेद 48 सब क्लाज ए में यानी डीपीएसपी में भी है और अनुच्छेद 51 सब क्लाज ए में फंडामेंटल ड्यूटी में भी लिखा हुआ है कि नागरिक का कर्तव्य है। और अनुच्छेद 48 सब क्लाज ए में राज्य का दायित्व है, राज्य का कर्तव्य किस दिशा में कार्य करे। लेकिन चूंकि डीपीएसपी में लिखा राज्य के लिए दायित्व है, 51 सब क्लाज ए में लिखा फंडामेंटल ड्यूटी में नागरिकों का दायित्व है, लेकिन दायित्व है ये नहीं, आदर्श है, बाध्यकारी नहीं है। यानी कानून बना भी सकता, कार्य कर भी सकता, राज्य नहीं भी कर सकता, तो उसको न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि डीपीएसपी न्याय योग्य नहीं है। इसका मतलब यह है कि यह व्यवस्था ऐसा नहीं है कि भारतीय संविधान में कहीं नहीं है। भारतीय संविधान में 2 जगह है, एक डीपीएसपी में भी है और एक फंडामेंटल ड्यूटी में, मौलिक कर्तव्य में भी है। दोनों जगह है, लेकिन वो नागरिक का कर्तव्य है और कर्तव्य स्वेच्छाचारी होता है, बाध्यकारी नहीं होता। और राज्य का कर्तव्य है, इसे राज्य की स्वेच्छा पर निर्भर करता, राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है, इसलिए न्याय योग्य है नहीं। इस पर कोर्ट कुछ कर भी नहीं सकता था। कोर्ट को मौका मिला, कोर्ट ने डिसीजन दे दिया। तो लिखेगा हालांकि 42, कंटिन्यू करिएगा, हालांकि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, हालांकि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में 1976 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में
राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 48 सब क्लाज ए में यह प्रावधान किया गया, अनुच्छेद 48 सब क्लाज ए में यह प्रावधान किया गया कि राज्य पर्यावरण, जंगल एवं वन्य जीवों की रक्षा तथा उससे सुधार करने का प्रयास करेगा, उसमें सुधार करने का प्रयास करेगा। कहां लिखा है? 48 सब क्लाज ए में लिखा है, लेकिन है कहां? डीपीएसपी में। और डीपीएसपी राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है, ये राज्य के लिए आदर्श, नैतिकता, स्वेच्छाचारिता, आचार संहिता है। इसका राज्य के लिए बाध्यकारी तो नहीं बनाया है, जबकि लिखा है, प्रावधान है। पैराग्राफ चेंज। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारे यहां जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव से मुक्त होने का अधिकार मौलिक अधिकार की श्रेणी में शामिल किया है, अनुच्छेद 21 का विस्तार माना है। ऐसा मानने वाला विश्व का पहला देश भारत हो गया। यह विशेष ध्यान रखिएगा, ये जो डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का, इस डिसीजन से भारत विश्व का पहला देश हो गया जो जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने का अधिकार नागरिकों का मौलिक अधिकार है, और अनुच्छेद 21 जीवन जीने के अधिकार से जोड़ दिया गया, क्योंकि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। और इसको पर्यावरण के अधिकार और इसको एक ही सिक्के के दो पहलू बताया है, और कहा इसके बिना जीवन जीने का अधिकार बेकार है, राइट टू लाइफ बेकार है, कोई मतलब नहीं है। इसका ऐसा व्यवस्था करने वाला भारत विश्व का पहला देश है। तो भारत विश्व का पहला देश, ये तो बात समझ में आती है। लेकिन जब हम लोग कोप की बात करते हैं, अभी कोप 28 का सम्मेलन हुआ, कहां हुआ? यूएई में हुआ, जो कि जिसकी राज दुबई है, दुबई में हुआ 28 का सम्मेलन। और वो जलवायु परिवर्तन पर ही सम्मेलन है। और उस जलवायु परिवर्तन में जो सम्मेलन में कोप है, वो पेरिस समझौते के तहत लगभग 195 देशों ने, 195 देश हैं इसमें। इसका मतलब 195 जो 195 जो देश हैं, किसके तहत? पेरिस समझौते के तहत जो साइन किए हैं, उनके लिए भारत क्या बन सकता है? मिसाल साबित हो सकता है पेरिस समझौते के तहत। क्योंकि पेरिस समझौते के तहत हमको नेट जीरो पर लाना, 1.5 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर को लाना है, तापमान को लाना है। तो कैसे लाएंगे? यही तो लक्ष्य रखा गया है, 1.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर लाना है। इसको हम लोग नेट जीरो कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेट जीरो। तो इसका मतलब जो पेरिस समझौते के तहत जो देश है, उनके लिए भारत क्या बन गया? मिसाल बन गया। और ऐसा अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश भारत बन गया। इसका मतलब भारत आगे चला गया इन देशों से, कंफर्म हुआ। उनके लिए आदर्श है भारत, और पहला देश है भारत विश्व का। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर इसको मौलिक अधिकार की श्रेणी में शामिल कर दिया आर्टिकल 21, राज्य के लिए करना ऐसा बाध्यकारी होगा, राज्य के लिए करना ऐसा बाध्यकारी होगा। तो अगर राज्य के लिए ऐसा करना बाध्यकारी होगा, तो एक प्रश्न उठता है कि फिर देश का औद्योगिक विकास कैसे होगा? यानी देश के औद्योगिक विकास में बाधक हो सकते हैं। कुछ सरकार की कई ऐसी परियोजनाएं चल रही है, कई ऐसी परियोजनाएं चल रही, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं डिसीजन देश के औद्योगिक विकास में बाधक होगा। लेकिन प्लस पॉइंट क्या है कि विश्व का पहला देश बन गया, और पेरिस समझौते के तहत जो देश है उनके लिए भारत मिसाल बन गया। लेकिन निगेटिव पॉइंट क्या है कि देश के औद्योगिक विकास में बाधा होकर कई ऐसी परियोजनाएं हमारे देश में चल रही है। और अभी हम जीवाश्म जो ईंधन है, फॉसिल फ्यूल, उसको कम करने की स्थिति में नहीं, क्योंकि हमारे यहां ईंधन सबसे बड़ा स्रोत कोयला है। और कोप 28 में इसका विरोध भारत भी करता है, चाइना भी करता है, दक्षिण अफ्रीका भी करता है।
हालांकि इसके विकल्प के रूप में हमारे पास है रिन्यूएबल एनर्जी, जिसको 2030 तक का टारगेट रखा गया कि 11,000 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत, यानी जो हमारे सोलर एनर्जी है उसके तहत 11,000 गीगावाट की बात हम लोग कर रहे हैं। लेकिन क्या संभव है भारत जैसे विकासशील समाजों के लिए? इसका मतलब है कि ये हमारे लिए समस्या है। भारत के देश के औद्योगिक विकास के लिए बाधक हो सकता है ये निर्णय। देश के औद्योगिक विकास में बाधक हो सकता है, लेकिन नेट जीरो का जो लक्ष्य है, नेट जीरो जब हम लोग बात करते हैं, नेट जीरो की बात जब हम लोग करते हैं, क्या नेट जीरो है? मैंने अभी आपको बताया, एक तरफ ग्रीन हाउस गैस वातावरण में छोड़ते हैं तो दूसरी तो उसको कम करने का प्रयास करते हैं। तो छोड़ने और कम करने के बीच संतुलन स्थापित कर लेना नेट जीरो कहलाता है, जो कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक की बात कर रहे हैं हम लोग। ये पेरिस समझौते में भी है। इस दिशा में सकारात्मक कदम है भारत सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग कार्बन बजट की बात करते हैं, वातावरण में कितना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ सकते हैं इसकी भी लिमिट है। वातावरण में कितना कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो वातावरण में कितना छोड़ सकते हैं, तो वो वातावरण में आप 260 गीगा टन तक छोड़ सकते हैं। 260 गीगा टन वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ सकते हैं। 260 गीगा टन तक, पूरे विश्व की बात कर रहा हूं। लेकिन अभी हमारे यहां जो आंकड़ा मेरे पास है वो 40 गीगा टन प्रतिवर्ष पूरे विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जा रहा है वातावरण में। इसका मतलब अगर 40 गीगा टन प्रतिवर्ष कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है, तो इसका मतलब 4 छंग 24 यानी 6 वर्ष। तो 6 वर्ष का मतलब 2023 का ही सम्मेलन है, तो 2029 में हमारा टेम्परेचर 1.5 डिग्री जो 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है ये कैसे हो पाएगा? इसका मतलब एक्सीड कर जाएगा, बढ़ जाएगा। 6 साल में ही कार्बन बजट खराब हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा कार्बन बजट। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन को एक पॉजिटिव रूप में देखा जाए तो बहुत अच्छा है, पेरिस समझौते के तहत बहुत अच्छा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसको कैसे कम किया जाए। फ्यूल जो है ये जीवाश्म जो है ईंधन, जिसमें कोयला आता है, जिसमें तेल आता है, गैस आता है, इसको कैसे कम करेंगे? क्योंकि हमारे भारत में भी कोयला का उत्पादन अच्छा है, चाइना में भी अच्छा है, दक्षिण अफ्रीका में भी अच्छा है। ये विरोध कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल का ये विरोध करते कि ना, अब फॉसिल फ्यूल्स के उपयोग करने के कारण ही हमारे यहां प्रॉब्लम आ रही है। इसका अगर हम उपयोग नहीं करेंगे तो हमारे पास औद्योगिक विकास ढह जाएगा, और अगर उपयोग करते हैं तो जलवायु परिवर्तन प्रतिकूल प्रभाव पड़ना तय है। तो एक तरफ आपको जलवायु परिवर्तन पर भी ध्यान देना, दूसरी तरफ आपको औद्योगिक विकास को भी ढहाना नहीं है, दोनों पर बल देना है। औद्योगिक विकास को भी बढ़ाना है और आपको कार्बन बजट और पेरिस समझौते को भी ध्यान में रखना है ताकि कहीं समस्या ना आए। ये दोनों ही समस्या हमारे साथ है, तो इसको कैसे संतुलन बनाएं? तो मैंने अभी आप लोगों को जस्ट बोल रहा था कि भारतीय संविधान की एक खूबसूरती है कि एक तरफ अधिकार देता है, ये अधिकार अगर नागरिकों को है तो उस पर युक्त निर्बंधन की भी व्यवस्था हमारे यहां है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कि समय परिस्थिति दशाओं को ध्यान में रखकर के अधिकारों को रोका छीना भी जा सकता है। इसका मतलब है कि युक्त निर्बंधन को जोड़ लिया जाए तो समस्या नहीं आएगी। ये आप लोग विश्लेषण करके परीक्षा में लिखिएगा, ऐसा विश्लेषण आपको कोई नहीं कराएगा। विश्लेषण के साथ लिखिएगा, परीक्षा में जबरदस्त नंबर मिलेगा। कंफर्म हुआ तो लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से
जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने का अधिकार, मुक्त होने का अधिकार को मौलिक अधिकार मानने वाला, मुक्त होने का अधिकार को मौलिक अधिकार मानने वाला भारत विश्व का पहला देश है। पीटी में आएगा तो लगा देना है, भारत विश्व का पहला देश हो गया है। भारत विश्व का पहला देश है। साथ ही साथ यह सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, यह सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पेरिस समझौते के तहत, पेरिस समझौते के तहत हस्ताक्षर करने वाले देशों के लिए, हस्ताक्षर करने वाले देशों के लिए मिसाल होगा, हस्ताक्षर करने वाले देशों के लिए मिसाल होगा जिसके तहत 1.5 डिग्री 1.5 डिग्री 1.5 डिग्री 5 डिग्री तापमान, 1.5 डिग्री तापमान, इसी को कोष्ठ में लिखे नेट जीरो, इसे क्या बोलते हैं? नेट जीरो। नेट जीरो 1.5 डिग्री तापमान, कोष्ठ में लिखे नेट जीरो के लक्ष्य तक पहुंचने में भी, नेट जीरो के लक्ष्य तक पहुंचने में भी काफी सहायक होगा, काफी सहायक होगा, काफी सहायक होगा। लेकिन एक आंकड़ा और देने जा रहा हूं। जिस नेट जीरो की बात हम लोग कर रहे हैं, जिस नेट जीरो की बात कर रहे हैं, यानी 1.5 डिग्री तापमान, जो कार्बन बजट की बात कर रहे हैं, उसमें अमेरिका ने कहा कि मैं नेट जीरो 2050 तक प्राप्त करूंगा। उसके बाद सऊदी अरब, चीन और रूस बोला कि 2060 तक हम नेट जीरो करेंगे। भारत ने यह लक्ष्य 2070 का रखा है। नेट जीरो का लक्ष्य भारत ने 2070 का रखा है। सऊदी अरब, चाइना और रसिया ने 2060 का रखा है और अमेरिका ने 2050 का रखा है। कंफर्म हुआ। और लाना कब तक है? 2029 तक, 2030 तक। कैसे ला पाएंगे? तो भारत के सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय पेरिस समझौते के तहत जो नेट जीरो की बात कर रहे हैं, 1.5 डिग्री टेम्परेचर की, उसको प्राप्त करने में काफी मददगार होगा। लेकिन जो भारत सरकार ने लक्ष्य बताया है वो 2070 का लक्ष्य बताया है। अमेरिका 2050 का बताया, 50 में बताया कि हम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। रसिया, चाइना और सऊदी अरब, ये सऊदी अरब 2060 की बात कर रहा है और ये होना कब तक है? 2030 तक होना है। कैसे संभव? 2029 तक होना, 2029 तक होना, कैसे होगा? तो लिखिएगा, पहुंचाने में काफी सहायक होगा, पहुंचाने में काफी सहायक होगा। पेरिस, ये लिख लिए आप लोग? सेंटेंस पूरा कर लिए ना? समझाने सेंटेंस पूरा कर लिए हैं सभी लोग? पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा। यदि सूक्ष्म विश्लेषण किया जाए, यदि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का सूक्ष्म विश्लेषण किया जाए, यदि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का सूक्ष्म विश्लेषण किया जाए, सूक्ष्म विश्लेषण किया जाए, तो कहीं न कहीं यह निर्णय, तो कहीं न कहीं यह निर्णय देश के औद्योगिक विकास में बाधक हो सकता है।
देश के औद्योगिक विकास में बाधक हो सकता है, क्योंकि सरकार की कई परियोजनाएं चल रही हैं। सरकार की कई परियोजनाएं चल रही है, यानी अगर इस निर्णय को लागू करते हैं तो कहीं ना कहीं ये सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो देश के औद्योगिक विकास में बाधक हो सकता है। सरकार की कई परियोजनाएं, प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन लिखिएगा, लेकिन यदि अति सूक्ष्म विश्लेषण किया जाए, अति सूक्ष्म विश्लेषण किया जाए, अति सूक्ष्म विश्लेषण किया जाए तो संविधान के अंतर्गत, कोई भी मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं है। कोई भी मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं है। कोई भी मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं है। अर्थात उन पर युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। कोई भी मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं है, उन पर युक्त निर्बंधन, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है, जिससे जहां एक और मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होगा, मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होगा, वहीं दूसरी ओर देश का विकास भी बाधित नहीं होगा। दूसरी ओर देश का विकास भी बाधित नहीं होगा। देश का विकास भी बाधित नहीं होगा। कंफर्म हो गया? सूक्ष्म विश्लेषण करें तो सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन ने कहीं ना कहीं देश के औद्योगिक विकास में बाधा उत्पन्न कर सकता है। कई परियोजनाएं चल रही है, लेकिन यदि अति सूक्ष्म विश्लेषण करें तो भारतीय संविधान की सुंदरता क्या है कि कोई भी मौलिक अधिकार पूर्ण है ही नहीं। जाकर देखिए, कोई मौलिक अधिकार, उसके साथ युक्त निर्बंधन लगा हुआ है कि समय परिस्थिति दशाओं को ध्यान में रख करके उसको प्रतिबंधित किया जा सकता है, छीना जा सकता है। तो इससे फायदा क्या होगा कि एक और मौलिक अधिकार भी हनन नहीं होगा, दूसरी ओर देश का विकास भी चलता रहेगा, देश का विकास भी बाधित नहीं होगा। दोनों बातें हो सकती है। हमारे देश के संविधान की सुंदरता, खूबसूरती यही है। पैराग्राफ चेंज निष्कर्ष टाइप में लिखा रहा हूं, पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा, हेडिंग मत डालिएगा कुछ। कंक्लूड कर रहा हूं। अतः सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय पर्यावरण की सुरक्षा हेतु निश्चित ही मील का पत्थर साबित होगा। पर्यावरण की सुरक्षा हेतु निश्चित ही मील का पत्थर साबित होकर देश के सतत विकास के वैश्विक सिद्धांत को व्यवहारिक रूप देने में सहायक होगा। वैश्विक सिद्धांत को व्यवहारिक रूप देने में सहायक होगा। ठीक है, यह है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन।
और मैंने अभी आपको वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बताया कि जलवायु परिवर्तन के कारण 2030 तक 10 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे जाएंगे। कंफर्म हुआ? कंफर्म हुआ? 10 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाएंगे 2030 तक की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। जलवायु परिवर्तन के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण 10 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे पहुंच जाएंगे। तो नेट जीरो समझ में आ गया आप सभी लोगों को? नेट जीरो क्या है समझ में आया? कंफर्म हो गया? बार बार ये आईआर में पढ़ते नेट जीरो, नेट जीरो, ठीक है ना? जब भी कोप 28, जब भी कोप का सम्मेलन होता है तब भी बड़ी चर्चा का विषय रहता है। पेरिस समझौते में यही लिखा हुआ है। इसका पेरिस समझौते का जो लक्ष्य है 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान, उस लक्ष्य को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मैंने कहा कि विश्व के कई देशों ने जो अपना टारगेट बनाया है वो पहले स्तर पर अमेरिका 2050 का बनाया है, सऊदी अरब, रशिया और चाइना 2060 का बनाया है, भारत 2070 का बनाया है, लेकिन इसको करना कब है? 2029 तक। और 2029 की मैं बात किया था आप लोगों से कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ने की लिमिट कितना? 260 गीगाटन। लेकिन 40 गीगाटन प्रति वर्ष हमारे पूरे विश्व की बात कर रहा हूं कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ा जा रहा है। इसका मतलब 6 चौको 24, यानी 6 वर्ष 2029 तक में ही ये खत्म हो जाएगा। 260 गीगाटन 2029 में कंफर्म कंप्लीट हो जाएगा। इसका तब प्रॉब्लम होगी। इसका मतलब कैसे करेंगे? तो हम लोग पेड़ पौधों की बात कर रहे हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाए जाए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाए जाए। इसलिए आप लोग देखे होंगे कि हमारे यहाँ पेड़ पौधे लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ पेड़ पौधे लगाते हैं, एक तरफ जंगल काट देते हैं। जंगल की सुरक्षा कैसे करेंगे? जंगल की सुरक्षा करना जरूरी है, पेड़ पौधे लगाना जरूरी है, ठीक है ना? लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। और पैसा अभी गरीब देशों के पास है नहीं इतना पैसा कि पेड़ पौधों के माध्यम से वातावरण को बैलेंस करने का प्रयास करें। नेट जीरो की बात करें, वातावरण को बैलेंस करने का प्रयास कैसे कर पाएंगे? इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव पड़ रहा है। तो ये सारी चीजों को देख करके आप लोगों को ध्यान में रखना है। इस बेस पर आप लोगों को, इस तरीके से आप लोगों को आंसर लिखने का प्रयास करना है। जल्दी बोलो, कितना समझ में आया सभी लोगों को? समझ में आया कि नहीं आया? आप लोगों ने यूट्यूब में बहुत पढ़े होंगे, लेकिन समीक्षात्मक भाषा का उपयोग वो आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बताएगा। ये क्यों बताएगा? ये नेट जीरो की बात क्यों करेगा आपसे? ये डीपीएसपी में लिखा हुआ पहले से क्यों करेगा आपसे बात? वो तो एक इंफॉर्मेटिव आपको दे रहा है। बाकी तो आप लोग हिंदी मीडियम का रिजल्ट देख ही रहे हैं क्या है। हिंदी मीडियम का रिजल्ट क्या आ रहा है सभी लोग देख रहे हैं, क्योंकि आप लोग इंफॉर्मेटिव अध्ययन कर रहे हैं। सूचनाएं मैं दे रहा हूं, सूचनाओं की समझ है नहीं तो प्रेजेंटेशन तो मैं नहीं कर सकता, प्रेजेंट तो कर नहीं सकता। और यूपीएससी की परीक्षा नॉलेज की परीक्षा नहीं है, इंफॉर्मेशन की परीक्षा नहीं है। यूपीएससी की परीक्षा कैसी? प्रेजेंटेशन की परीक्षा है। अब प्रेजेंट तभी अपनी बात को अच्छे से कर पाएंगे जब इंफॉर्मेशन की अंडरस्टैंडिंग हो। जब तक सूचनाओं की समझ आपके पास है ही नहीं, तब तक उसको मैं प्रेजेंट कैसे कर पाऊंगा? अब प्रेजेंट बढ़िया नहीं कर पाएंगे तो नंबर कैसे मिलेगा? इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को एनालिटिकल अप्रोच लगाना है। इसलिए मैंने आप लोगों को बाकायदे एनालिसिस करके बता दिया। कंफर्म हुआ? बिल्कुल क्लियर है? तो आज का करंट का जो क्लास हम लोगों ने रखा था यहीं तक है। फिर नया कोई करंट का और इश्यू आएगा तो आप लोगों के साथ डिस्कशन करेंगे। ये टॉपिक का उपयोग आप लोग इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में भी करिएगा, लगभग मैंने पूरा बताया। आईआर में तो मैं पढ़ाऊंगा, पढ़ाता ही हूं। और आप लोगों को पॉलिटी में मैंने आपको बताया कि ये अगर ऐसा प्रश्न बनेगा तो इसका उत्तर इस रूप में लिखना है। जिस रूप में मैंने आपको पढ़ाया इस रूप में आप लोगों को उत्तर लिखने का प्रयास करना है, ठीक है? तो आज का क्लास यहीं तक है। आप लोग जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। फिर हम लोग फिर मिलते हैं। ये पेपर 2 का क्लास बहुत जल्दी शुरू करेंगे, हो सकता है मंडे से शुरू कर दें। मंडे से पेपर 2 का क्लास शुरू कर देंगे। आप लोग निश्चिंत रहें क्योंकि क्लास शुरू करना है, ठीक है ना? बहुत दिनों से आप लोगों से बातचीत नहीं हुआ था, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा मिला जाए क्या चल रहा है। और आप लोग पढ़ाई ठीक चल रहा है ना? यूट्यूब में यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको थोड़ा देखते रहिए आप लोग, ठीक है ना? चले, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।